नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आरओ 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 123 को। साथियों, यह जीएस का टेस्ट है जिसके अंतर्गत आज हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक सौर कलंक चक्र की प्रक्रिया लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है। तो यहाँ पर सौर कलंक चक्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और हमें ये बताना है कि इसकी जो प्रक्रिया है वो लगभग कितने वर्षों में पूरी होती है। तो ऑप्शन ए है 10 वर्ष, बी में 11 वर्ष, सी में है 12 वर्ष या डी 13 वर्ष। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 वर्ष। कितने वर्षों में साथियों? 11 वर्षों में। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे कि सौर कलंक होता क्या है। तो साथियों, सूर्य में जहां से सौर ज्वाला निकलती है वहां पे क्या होता है कि काले काले धब्बे दिखाई देते हैं और ये जो धब्बे हैं, ये जो स्थान है, ये सूर्य की अपेक्षाकृत ये ठंडे भाग होते हैं। इन्हें ही सौर कलंक कहा जाता है और इनके बनने बिगड़ने की प्रक्रिया लगभग 11 वर्षों में पूरी होती है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 11 वर्ष। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि बुध ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि गलत है। 4 कथन दिया गया है, चारों बुध ग्रह से संबंधित है। आइए देखते हैं कौन सा गलत है। पहला है यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बिल्कुल सही है। हमारे सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध ग्रह। दूसरा यह पृथ्वी से निकटतम ग्रह है। साथियों, यही गलत है। जो बुध ग्रह है ये सूर्य से निकटतम है। कहाँ से है? सूर्य के सबसे नजदीक है, बुध पृथ्वी के नहीं। तो यही वाला गलत है। हमारा सही जवाब भी होगा ऑप्शन नंबर बी। सी में है कि यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है। बिल्कुल सही है, नजदीक है और जल्दी प्रक्रिया यह जो परिक्रमा है वो पूरी कर लेता है। डी में है कि इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही है साथियों। तो कौन सा इसमें से गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह सही नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया और हमें बताना है कौन सा कथन इनमें से सही कथन है। पहला है उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। तो साथियों, उपसौर की दशा में क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में आ जाती है और यह कब होता है? तो 3 जनवरी को होता है। याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाता है कि उपसौर कब होता है। तो आप क्या बताएंगे? 3 जनवरी को। पहला वाला सही है। दूसरा है इसमें पृथ्वी सूर्य से निकटतम स्थिति में होती है। यह भी सही है, यानी दोनों सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश है जो कि मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तो वो कौन सा देश है? तो वो है सूडान देश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, जो मकर रेखा पर स्थित देश इसमें अर्जेंटीना है, चिली है, ब्राजील है, किंतु सूडान से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जल संधि है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। बताइए। तो वो है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 180 डिग्री याम्योत्तर के लगभग साथ साथ निर्धारित की गई एक काल्पनिक रेखा है और यह बेरिंग जल संधि के लगभग समांतर है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? बेरिंग जल संधि। साथियों, जो बेरिंग जल संधि है ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है कि निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की असंबद्धता कहलाती है। तो बताइए इसके बीच की असंबद्धता को क्या कहते हैं? तो मोहो असंबद्धता। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यह पृथ्वी के आंतरिक परत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। क्रस्ट मेंटल कोर होता है साथियों। तो निचले क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के जो बीच की जगह है, बीच के चट्टान है, तो इनमें जो है एक असंबद्धता का निर्माण होता है जिसे मोहो असंबद्धता कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया साथियों, हमें बताना है कौन कौन सा कथन सही है। पहला, एक सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। औसतन बिल्कुल सही है, पहला वाला कथन सही है। दूसरा है सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो पृथ्वी की सतह पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। दूसरा वाला भी सही है साथियों। 8 मिनट, कहीं आपको 16 सेकंड दिखेगा, मतलब 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंचता है। तो लगभग में अगर बात की जाए तो 8 मिनट में
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है चंद्रमा से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 2.4 सेकेंड में पहुंचता है। तो बताइए क्या तीसरा वाला कथन हमारा सही है? तो साथियों जो तीसरा वाला कथन है ये गलत है। लगभग 1.2 सेकेंड का समय लेता है, ये वाला गलत है। दोनों सही है, यानी पहला दूसरा। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, और आगे है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद होना चाहिए साथियों। तो सही जवाब होगा ऑक्सीजन। जो भूपर्पटी है सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। अब कितना है साथियों? लगभग 46%। इसे भी याद रखिएगा, प्रतिशत की बात की जाए तो लगभग 46% ऑक्सीजन पाई जाती है पृथ्वी की भूपर्पटी में। नेक्स्ट है कि जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? चट्टानों से संबंधित प्रश्न है, और ये जो अवशेष हैं जानवरों के हुए, वनस्पतियों के हुए, सूक्ष्म जीवों के हुए, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। साथियों अवसादी जो चट्टान है ये आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। आग्नेय चट्टानों के अपर्दन से बनते हैं। ये परतदार चट्टानें होती है, इन्हीं में जानवर हुए, चाहे वनस्पतियां हुई, सूक्ष्म जीव हुए, इनके अवशेष होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों इसमें से 3 कथन है, हमें बताना है कौन कौन सा कथन सही है। पहला है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच का क्षेत्र ही भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। तो साथियों ये वाला बिल्कुल सही है। इसी बीच का जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है, और यह वर्ष भर सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है? तापमान यहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है। बारिश भी सर्वाधिक होती है साथियों, अत्यधिक मात्रा में होती है। और सही केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पार्थिव ऊष्मा की वायुमंडल से धरातलीय सतह को पुनः वापस करने वाली विकिरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए साथियों। तो प्रतिलोम विकिरण कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जो पार्थिव ऊष्मा है, यानी पृथ्वी से निकलने वाली, सतह से निकलने वाली ऊष्मा है, वायुमंडल से धरातलीय को पुनः वापस करने वाली, जो वापस पुनः हो जाती है वायुमंडल से, तो इस विकिरण की प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिलोम विकिरण। इससे क्या होता है? पृथ्वी की सतह एवं निचले वायुमंडल का जो तापमान है वो अधिक बना रहता है। इसे ही हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सतह अधिकतम एल्बिडो उत्पन्न करती है? एल्बिडो की बात की गई है साथियों। तो सही जवाब है हिम आच्छादित सतह, ऑप्शन नंबर डी। साथियों किसी सतह पर कुल ऊर्जा, जो कुल प्राप्त सौर ऊर्जा है, का जिस अनुपात में परावर्तन हो जाता है उसे ही एल्बिडो कहते हैं। और पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30% होता है, और सर्वाधिक हिम आच्छादित क्षेत्र है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की आर्द्रता सर्वाधिक होती है? तो बताइए। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश की, किसकी साथियों? भूमध्य रेखीय। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण प्रतिदिन थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ वर्षा हो जाती है। यही कारण है कि आर्द्रता सर्वाधिक इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे आर्द्रता में कमी देखने को मिलती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 है कि भूमध्य रेखीय वर्षा पेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? साथियों 4 कथन दिया गया, हमें बताना कौन सा एक कथन गलत है। तो बी, यहाँ केवल संवहनी वर्षा होती है, यह हमारा सही नहीं है साथियों। संवहनी वर्षा नहीं, बल्कि कभी कभी पर्वतीय प्रकार की वर्षा भी देखी जाती है। बाकी बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट है कि इटली की जलवायु को निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत रखा जाता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो इटली की जलवायु है वो भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। और साथियों यहाँ पर वार्षिक तापांतर 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक रहता है, और यहाँ जो वर्षा है वो शीत ऋतु में होती है, तथा मुख्यतः किस प्रकार की होती है? तो बताइए किस प्रकार की होती है? चक्रवाती प्रकार की होती है। नेक्स्ट है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा निम्न में से किस महासागर से संबंधित है?
तो ये जो धारा है साथियों ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है इसे न्यू साउथ वेल्स भी कहते हैं, न्यू साउथ वेल्स की धारा कहते हैं। और यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रवाहित एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी है कि गर्म है साथियों? तो गर्म जलधारा है जिसका संबंध प्रशांत महासागर से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पवन की निक्षेपण क्रिया से नहीं बनती? यहां पे होना चाहिए नहीं बनती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ड्रमलिन।